अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल को मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की इसमें कोशिश की इससे पहले कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये कौन सा जादू हो गया? ठीक है, मियोसिस में हमने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं डॉटर सेल के अंदर उससे आधे होते हैं। ये तो बात समझ आती है। तो ये लेकिन माइटोसिस वाली बात समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इंसान पहले सोचे कि अगर पेरेंट सेल में भी जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है उतने ही दोनों डॉटर सेल में आ रहे हैं। मान लो इस पेरेंट सेल में 46 है, इस डॉटर सेल में भी 46, इस डॉटर सेल में भी 46, ये कैसे हो गया? तो ऐसा होता है माइटोसिस में और मैंने आपको डिटेल में अपने लेक्चर में बताया कैसे होता है। ठीक है, तो आप काइंडली उस पूरे लेक्चर को देखें। अब इस चैप्टर में हम खास तौर पर इस लेक्चर में सेल साइकिल चैप्टर की हम डायग्राम्स को ईजी वे में बनाना सीखेंगे कि डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। लाइक हमें लग रहा होता है पता नहीं ये जो माइटोसिस मायोसिस की डायग्राम है कैसे बन जाती है, इतनी मुश्किल डायग्राम बच्चों को लग रही होती है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं। हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर डायग्राम पेपर में बनाई हो ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है और फिर उसका ज़्यादा मार्क्स देने को दिल करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ इस चैप्टर में हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाना सीखेंगे, सेल साइकिल की जो डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं आपको इजी में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। ये बहुत यहाँ पे ना, जब मैंने आपको सेल साइकिल समझाया था तब मैंने ये निशान लगाए थे। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डायग्राम को देखेंगे, वरना मैं ये थोड़ा ठीक करके बना लेती, तब कम निशान लगाती। लेकिन खैर है, अब मैं आपको लहदा से बताती हूँ कि ये इन्होंने डायग्राम कैसे बनाई हुई है। बहुत आसान डायग्राम है इसको बनाना। चलिए हम इसको बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा बताते चलूँ। वैसे तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर 2 फेसेस होते हैं। आपको पता है कौन से 2 फेसेस होते हैं? एक तो इंटरफेस होता है, ठीक है, और एक कौन सा फेज़ होता है, और दूसरा एम फेस होता है। ठीक है, एम फेस। अब ये जो इंटरफेस होता है ना, इसको मज़ीद 2 फेसेस है, एक इंटरफेस है और दूसरा एम फेस है। ठीक हो गया। अभी जो इंटरफेस होता है ना, इसमें मज़ीद 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? G1 फेस, S फेस, G2 फेस। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के बताने की कोशिश करें तो आपको मेमोराइज़ करना आसान रहे। ठीक है, और एम फेस, एम का मतलब होता है या तो माइटोटिक फेस है या मियोसिस फेस है, या इसमें माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी। बहरहाल जो भी हो, बेशक माइटोसिस हो बेशक मियोसिस हो, होनी तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। हर बेशक माइटोसिस हो, आपने पढ़ा, बेशक मियोसिस हो, दोनों में 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि एक सेल है फॉर एग्जांपल ये, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाई सारा साइटोप्लाज्म होता है। तो आपने जब न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, और बाई साइटोप्लाज्म की तो डिवीजन करनी है ना। जब एक सेल से आपने 2 सेल बनाने हैं तो इस न्यूक्लियस को आधा आधा करना है, तो इस साइटोप्लाज्म को भी तो आपने आधा आधा करना है ना। तो इस साइटोप्लाज्म को जो आधा करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम फेस में भी हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब हमेशा होता है डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की, काइनेसिस में डिवीजन। ठीक हो गया। तो ये चीज़ बस आपको याद दिमाग में रखनी है। तो अब हम सेल साइकिल का वो जो बुक में डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने, वो बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, एक बड़ा सा सर्कल ड्रा कर लें। ठीक हो गया। पेपर में आप इतना सा सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इससे क्या ही बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले इंटरफेस हम, क्योंकि एक सेल जब भी प्लान करता है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने सोचा चलो मैं डिवाइड हो जाता हूँ 2 सेल के अंदर। ठीक है, इसने ये 2 सेल बनाने हैं। जब इसने 2 सेल बनाने ना इस सेल ने, तो सेल सबसे पहले ज़्यादातर टाइम अपना इंटरफेस में गुजारता है। ठीक है, सेल का वो कहते हैं कि इवन 90% तक जो टाइम पीरियड होता है ना एक सेल का, मतलब अगर 100 मैं टोटल करूँ तो 100 में से 90% जो सेल ने टाइम गुजारना है वो इंटरफेस में गुजारना है। एम फेस में तो बहुत थोड़ा टाइम है, एम फेस में सिर्फ 10% सेल टाइम गुजारता है। ठीक हो गया, बहुत थोड़ा टाइम गुजारता है, इंटरफेस में ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इंटरफेस में भी G1 है, S फेस है, G2 फेस है, तो इसलिए हम बड़ा इंटरफेस बनाएंगे, एम फेस छोटू सा बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एम फेस हम कितना से बनाएंगे, इतना से एम फेस बना लेते हैं बस। क्यों? क्योंकि एम फेस में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, सेल को तकरीबन आधा घंटा लगता है एम फेस में। ठीक हो गया। चले अब हमने बाकी सारा इंटरफेस है, ये सारा इंटरफेस है, एक सेल ने सारा टाइम अपना इंटरफेस के अंदर गुजारना है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस में क्या था, पहला G1 था, चले हम G1 बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये G1 फेस हो गया। इस तरह आपने पेपर में बना देना। अगर वो पेपर में पूछे, मतलब सेल साइकिल, अगर उन्होंने पेपर में आपको क्वेश्चन दे दिया कि इंटरफेस या एम फेस के बारे में उसको डिफाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप ये वाला ये जो है ना डायग्राम बना लें। ठीक है, साथ में तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा अगर वो इंटरफेस के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो G1 फेस हो गया। G1 फेस के बाद आपको पता है S फेस आता है, S फेस बना लेते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद G2 फेस, तो ये सारी चीज़ G2 फेस के लिए बच गई।
ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने डायग्राम बना लेनी है। जीवन फेस थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया है, चलिए हम इसको इतना सा कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा जीवन फेस हमारे पास हो गया और ये सारा हमारे पास एस फेस हो गया, ठीक, और ये सारा हमारे पास G2 फेस हो गया। अब हम लिख लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है कि इन तीनों फेसेस में होता क्या क्या है। ये हमने डायग्राम बना ली। अब आपको पता है, अब आप ऐसे करके एरो लगा दें, बुक वालों ने भी ऐसे करके एरो लगा दिए, ठीक है। मैं डायग्राम आपको इसलिए पेंसिल से ये मार्कर कलर से नहीं बना के दे रही क्योंकि पेपर में आपने इस बॉल पॉइंट को यूज़ करना है, ब्लू बॉल पॉइंट को, तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मार्कर कलर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह करके ये इस तरीके से एरो लगाते जाना है। एरो का मतलब है कि सेल इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब इस तरह करके सेल पहले G1 फेस में था, फिर सेल S फेस में गया, फिर G2 फेस में गया, फिर सेल M फेस में गया। इस तरीके से आपने एरो बना देना है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे G1 फेस में हम लिख लेते हैं, बल्कि उन्होंने ना डायग्राम भी बनाई हुई, तो हम छोटे छोटे डायग्राम भी बना लेते हैं। G1 फेस में क्या है, आप एक सेल बना लें इस तरह करके छोटू सा साथ में ही, ठीक है। अब वो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस बना लें और न्यूक्लियस के अंदर आप एक क्रोमोसोम बना लें। क्यों, ठीक है, क्योंकि जो क्रोमेटिन मटीरियल है ये इस तरह करके आपने क्रोमोसोम शो करवा दिया। उसके बाद एस फेस आपको पता है सिंथेसिस फेस होता है, और सिंथेसिस फेस में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होता है। सिंथेसिस होती है, किसकी सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट का क्या मतलब है कि पहले ये वाला जो क्रोमोसोम था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। कैसे पता लगा एक क्रोमोसोम है, क्योंकि इसका एक ये दरमियान में ना सेंट्रोमेयर होता है, इसका एक सेंट्रोमेयर है। हम सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये भी एक क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि इस क्रोमोसोम के पास भी एक सेंट्रोमेयर है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये इसके पास बेचारे के पास एक ही क्रोमाटिड है, बस इसको क्रोमाटिड कहते हैं। इस क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड है, देखें, एक ये वाला क्रोमाटिड और एक ये वाला क्रोमाटिड, ठीक हो गया, दो क्रोमाटिड है। तो ये दोनों, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो हमने एस फेस में यही काम करना है कि जो सिंगल क्रोमोसोम था उसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देना है। चलिए हम इसको डुप्लीकेटेड बना देते हैं। इस तरह हमने इसको डुप्लीकेटेड बना दिया, सही हो गया। और G2 फेस में भी क्रोमोसोम इस तरीके से डुप्लीकेटेड रहेगा, जाहिर सी बात है। इस तरह करके यहाँ पे भी आपने ये न्यूक्लियस और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपने बना देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि G1 फेस में क्या होता है, ऑर्गेनेलिस की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस सेल के ना ऐसे करके, सेल के अंदर मैंने आपको सिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाते हैं, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। पीछे अब जब हमने चैप्टर नंबर 3 द सेल को पढ़ा तो मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया कि किस ऑर्गेनेली को कैसे बनाना है। तो इसमें भी आप माइटोकॉन्ड्रिया ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बना के उसकी तादाद को थोड़ा ज़्यादा कर दें, क्योंकि आपको पता है G1 फेस में ऑर्गेनेलीज की तादाद बढ़ जाती है। ये हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको ग्रोथ फेस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनेलीज की तादाद बढ़ती है, इसमें प्रोटीन्स की तादाद बढ़ती है। एस फेस में सिंथेसिस हो गई, ठीक हो गया। एस फेस में हमने देखी, इसमें भी वही वाले, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी वही ज़्यादा ही होंगे, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से ये भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी ज़्यादा इस तरह करके मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एम फेस में आ जाएंगे। एम फेस में क्या होगा, अच्छा, इसके अलावा G2 फेस में आपको पता है और भी प्रोटीन की तैयारी, उन प्रोटीन को तैयार किया जाता है जो नेसेसिटी फॉर द सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो हम वो प्रोटीन यहाँ पे मज़ीद तैयार कर लेंगे। तो इतनी ज़्यादा हमने प्रोटीन तैयार कर ली। ये G2 फेस हो गया। G2 फेस के बाद हम आते हैं एम फेस में। एम फेस में आपको पता है माइटोसिस होगी या मेयोसिस होगी। अगर माइटोसिस होती है तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, और हर सेल के अंदर हर जो डॉटर सेल बनेगा, डॉटर सेल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है, ये डिवाइड करके दो सेल बना रहे हैं, तो ये जो दो इसके बच्चा सेल है ना, इनको कहते हैं डॉटर सेल। तो हर डॉटर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, जितने पेरेंट सेल के अंदर थे। ये माइटोसिस होती है, ऐसे ही है ना, अगर इसके अंदर एक है तो इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक, ये माइटोसिस है, ठीक हो गया। मेयोसिस में आधे हो जाते हैं, ये हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा है। इधर मैं आपको माइटोसिस दिखा रही हूँ, बुक वालों ने भी माइटोसिस दिखाई हुई है। तो एम फेस हुई, एम फेस में माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या होता है, ये एक सेल डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। चलो इस सेल को दो सेल में डिवाइड कर दो, एक सेल और दो सेल, ठीक हो गया। और ये इनका न्यूक्लियस बना दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दो, न्यूक्लियस। और एक ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये वाला जो क्रोमोसोम था इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड थे, एक ये वाला एक ये वाला। तो अब हमने माइटोसिस में डिटेल में पढ़ा कि ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है इस साइड पे चला जाता है और ये वाला इस साइड पे चला जाता है, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड पे चला जाता था और ये वाला इस साइड पे चला जाता था। तो बिल्कुल इस तरह ही होगा, जो दो सेल बनेंगे, एक सिस्टर क्रोमेटिड एक में और एक इसमें चला गया, इस तरीके से। और फिर आपको पता है ये वाला जो सेल है ये कहेगा मैं एक लैदा सेल बन चुका हूँ, लैदा सेल मेरी अब अपनी आइडेंटिटी है। तो इस सेल ने अपने माइटोकॉन्ड्रिया भी, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, इस सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और इस सेल के पास अपने दो सेंट्रियोल्स भी हैं, ऐसे करके दो सेंट्रियोल्स भी आपने इस तरह करके बना देने हैं। इस तरीके से हमारा वो वाला जो
बुक में बनाया हुआ है वो कंप्लीट हो गया। अंदर आपने लिख भी देना है क्योंकि बुक वालों ने ना अंदर लिखा भी हुआ है, हम भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। जीवन फेस में तो आपको पता है क्या क्या बनता है, यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपने सारा लिखना है। ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होती है और किसकी फॉर्मेशन होती है, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेलीज की एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। और जीवन फेज़ को ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल साइज़ में ग्रो करता है, तो इसमें वो भी आपने आगे लिख देना है सेल ग्रोज इन साइज़। सेल ग्रोज इन साइज़ तो आपने हर एक में लिख देना है। एस फेज़ में भी आपने लिख देना है सेल ग्रोज इन साइज़, क्योंकि सेल ना साइज़ में आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बड़ा होता रहता है, ठीक है, सही हो गया। और एस फेज़ में मजीद क्या होता है आपको पता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है जो मैंने भी आपको दिखाई। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन होगी, किसकी डुप्लीकेशन होगी, क्रोमोसोम की, ठीक हो गया। और सेल ने, मैंने आपको बताया सेल ने साइज़ में तो हर जगह ग्रो करना है, तो आपने ये भी यहाँ पे भी लिख देना है ग्रोज इन साइज़, और यहाँ भी लिख देना है ग्रोज इन साइज़। G2 फेज़ में भी सेल ग्रोज इन साइज़ में तो सेल ने हर जगह ग्रो करना है, साइज़ में ग्रो करने का मतलब है बड़ा होते जाना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे उन प्रोटीन की तैयारी की जाती है, उन प्रोटीन को सिंथेसाइज़ किया जाता है जो नेसेसरी है, ज़रूरी है एम फेज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि सेल ना अगले फेज़ की पहले ही तैयारी करके रख लेता है। सेल बहुत अक्लमंद है, बहुत सियाना है, हमारी तरह नहीं है कि अगर हम में से किसी को कह दे कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन है परसों, तो हम परसों ही वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे या कल करेंगे, आज का दिन हम रेस्ट करेंगे, हम ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन सेल नहीं, सेल पहले से तैयारी शुरू कर देता है। सेल कहता है जब तक वो टाइम आए मैं उससे पहले अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मुझे कोई उधर जाके मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सेल ने वो तमाम प्रोटीन जो एम फेज़ के लिए ज़रूरी है अपने G2 फेज़ में बनाना शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे तो सेल ने एक से दो में डिवाइड होना है। एक से दो में डिवाइड होने के लिए सेल को बहुत प्रोटीन चाहिए होती है, हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन की तैयारी सेल ने यहीं पे करना शुरू कर देनी है, ताकि जब सेल जाए ये ना हो कि सेल के पास प्रोटीन ही ना हो तो फिर सेल क्या करेगा, ठीक है। तो सारी प्रोटीन की यहाँ से तैयारी करके आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिंथेसाइज़ किया जाता है उन प्रोटीन को, फॉर्मेशन ऑफ दोज प्रोटीन विच आर नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है फॉर्मेशन होती है किनकी, उन प्रोटीन्स की जो नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, जो आगे एम फेस होना है जिसमें सेल ने डिवाइड करना है, उनके लिए जो ज़रूरी है उन प्रोटीन्स को हमने यहाँ पे तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। और सेल ने साइज़ में तो ग्रो करना ही करना है, और एम फेस में आपको पता है क्या होता है, सेल डिवाइड कर देता है। एक सेल दो में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरी डायग्राम को अच्छे से आराम से बहुत आसान तरीके से सीख लिया। देखिए ये डायग्राम बुक वालों ने सेम टू सेम ऐसी बनाई हुई है, जो कुछ अंदर लिखा हुआ है मैंने वो भी आपको बता दिया, और हमने ये जो साइड पर उन्होंने सेल बनाए हुए हमने वो भी बता दिए। लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि ना कुछ सेल यहाँ से निकल के G0 फेस में चले जाते हैं, बिल्कुल ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ सेल कहते हैं बस भाई हम थक गए, अब हमने मज़ीद डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो वो फिर G0 फेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सेल है, इस सेल को S फेस में जाने से पहले ही G0 फेस में निकाल दो। अब मेरे पास जगह यहाँ पर कम है, ठीक है, तो इस तरह करके आपने निकाल देना है और इस लिख देना है G0 फेस, मतलब कुछ सेल जो है ना वो G0 फेस में एंटर कर जाते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो इधर आप लिख देना है टेम्पोरेरी और परमानेंट स्टॉपेज इन द सेल डिवीजन, सेल टेम्पोरेरली आर्जी तौर पर या हमेशा के लिए G0 फेस में चला गया, ये आपने लिख देना है, बस ये हो गया। और एस फेस में अलबत्ता उन्होंने कहा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन दिखा दें। कैसे दिखा दें कि पहले एक क्रोमोसोम ऐसा था, ये लेबल कर दें, ये सेंट्रोमेयर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड था, फिर बाद में क्या हुआ, इस क्रोमोसोम ने जब डुप्लीकेशन की तो डुप्लीकेशन के बाद अब देखें अब वही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसने अपना DNA डुप्लीकेट कर लिया। देखें एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये नया आ गया, तो ये डुप्लीकेशन होती है इस फेस में। इस तरीके से आपने बता देना है, ये बहुत आसान है, इस तरीके से हमने समझ लिया। अब हम आगे ये वाली डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इन्होंने इतनी मुश्किल बनाई हुई क्या है। जी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले एक सेल जो होता है उसकी इंटरफेस होती है। अभी हमने बात की पिछली डायग्राम में ही कि सबसे पहले सेल में इंटरफेस होती है, इंटरफेस के बाद एम फेस होता है, ऐसे ही होता है ना। ये देखें, अगर मैं आपको दोबारा वो दिखाऊँ, ये पहले सेल ने क्या करना है, इंटरफेस करनी, इंटरफेस के बाद एम फेस करनी है हमेशा। अब हम जो एम फेस पढ़ रहे हैं ना, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो माइटोसिस है, लेकिन बेशक माइटोसिस हो बेशक मियोसिस हो, होनी तो पहले कैरियोकाइनेसिस है फिर साइटोकाइनेसिस होनी है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, पहले इंटरफेस फिर एम फेस, और एम फेस में भी दो चीज़ें, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इंटरफेस की पहले हम बात कर लेते हैं। ये देखें जो सेल होते हैं ना, ये एक पहले हम सेल को दिखाएंगे कि एक सेल इंटरफेस में था, ठीक है, क्योंकि जब भी सेल ने एक सेल है इसे डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड होना है तो इस सेल ने पहले इंटरफेस से गुजरना है। इंटरफेस में G1 फेस से गुजरेगा, S फेस से गुजरेगा, G2 फेस से गुजरेगा, फिर ये एम फेस में एंटर होता है। तो पहले हम सेल को इंटरफेस में दिखाएंगे। इंटरफेस में आपको पता है क्या होता है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। ये सेल के बाहर आपको पता है दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं, दो सेंट्रियोल्स एक सेंट्रोसोम के अंदर पड़े होते हैं, ऐसे करके दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, ऐसे करके एक ये,
ठीक है। ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल है। ये दोनों सेंट्रियोल राइट एंगल पे पड़े होते हैं और जब ये दोनों सेंट्रियोल्स एक मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाते हैं तो हम इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 3 सेल में डिटेल में पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। और इंटरफेस में क्या होगा कि आमतौर पर जब सेल इंटरफेस में पड़ा होता है ना तो सेल का जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्रोमेटिन की सूरत में होता है, धागे की सूरत में, क्योंकि अभी सेल 2 में डिवाइड नहीं कर रहा ना, ठीक है। अभी सिर्फ सारा क्रोमेटिन मटीरियल है, ठीक। और सेल के ये आपको पता है एक न्यूक्लियोलस होता है और ये सारा क्रोमेटिन मटीरियल, ये आपने लेबल कर देना है। ये क्या है? ये क्रोमेटिन है, ठीक है। और ये आपने न्यूक्लियोलस, आपने लेबल ज़रूर करना है हर चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद और ये आपने लेबल कर देना है, ये क्या है? सेंट्रोसोम है, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटरफेस ये देखिए सेंट्रोसोम हो गया। अब ये क्या था? सेल इंटरफेस में था, ठीक हो गया। अब ये सेल डिवाइड करेगा आगे, सेल एम फेस में एंटर होगा। इंटरफेस सारा गुजर गया, G1 फेस गुजर गया, G2 फेस गुजर गया, S फेस गुजर गया। अब सेल ने एम फेस में जाना है। एम फेस में आपको पता है पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस में भी मैंने आपको बताया था पहले प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, 4 चीज़ें होती हैं कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है। ये बात हम डिटेल में जब हमने चैप्टर पढ़ा तब हमने डिटेल में पढ़ा। कैरियोकाइनेसिस में पी मैट होता है, पी से प्रोफेस, ठीक है। कैसे आपने याद करना है? कैरियोकाइनेसिस में पी मैट है, पी मैट, ठीक। पी से प्रोफेज है, एम से मेटाफेज है, ए से एनाफेज है, टी से टीलोफेज है। पहले हम प्रोफेज में लेके आते हैं सेल को। सेल ने प्रोफेज में एंटर हो जाना है। ये देखिए एक सेल था प्रोफेज। जब सेल प्रोफेज में एंटर होता है आपने याद रखना है ये जो न्यूक्लियस था ना, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, गायब हो जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, मैं दिखा रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, सही। और जो सेल का क्रोमेटिन मटीरियल था वो सारा कंडेंस हो जाएगा, सुकड़ जाएगा और सुकड़ के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो हम क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपने क्रोमोसोम बना लिए, ठीक। ये सारे क्रोमोसोम ना आपने ऐसे नहीं बनाने, ऐसे नहीं बनाने, आपने ऐसे डुप्लीकेटेड बनाने हैं। क्यों? क्योंकि सेल एस फेज से गुजर के आया हुआ है। याद है ना आपको? इंटरफेस में G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था। जब सेल एस फेज से गुजरा था इस इंटरफेस के 3 फेजेस होते हैं ना, ये मैं आपको G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। तो जब सेल एस फेज में से गुजरा था तो सेल ने इसको अपने क्रोमोसोम, वो जो जेनेटिक मटीरियल था, अपना क्रोमोसोम था, उसको डुप्लीकेट कर लिया था। इसलिए अब आपने क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेटेड बनाने हैं। मैं 4 क्रोमोसोम बना देती हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने बना लिया। उसके बाद आप न्यूक्लियोलस, आपको पता है डिसअपीयर हो जाता है। ये हम प्रोफेस में, हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर इन्वेलप भी गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है और जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो सारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपने अब इनको लेबल कर देना है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो सेंट्रोसोम था ना, इससे डुप्लीकेट हो जाना है। एक सेंट्रोसोम यहाँ पे आ जाएगा, एक, ठीक है, और एक सेंट्रोसोम यहाँ पे आ जाएगा। 2 सेंट्रोसोम बन गए। ये वाला जो सेंट्रोसोम था ये डुप्लीकेट हो गया, 2 बन गए, एक ये, और इनके दरमियान में धागे आना शुरू हो जाएंगे। उन धागों को स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। इस तरह करके इन दोनों के दरमियान में आपने धागे बनाने और आपने इनको लेबल करना है कि ये जो धागे हैं इनको हम कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और ये जो है ये एक सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है और ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को भी आपने लेबल कर देना है और आपने बता भी देना है कि हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, ठीक। सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम नहीं है। प्रोफेस के बाद अब सेल जाएगा मेटाफेस में। आपको पता है पी मैट में पहले प्रोफेस, एम से मेटाफेस में क्या होगा? इस तरह सेल बना देते हैं। मेटाफेस में ना दरमियान में ये सारे जो क्रोमोसोम है दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अलग-अलग एक क्रोमोसोम, ये चारों क्रोमोसोम दरमियान में आ जाएंगे। चलो इनको मेटाफेस प्लेट बनती है ना, ये हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया, काइंडली आप उन लेक्चर को देखें या फिर आप ये डायग्राम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब ये मेटाफेस में चारों क्रोमोसोम ने दरमियान में आ जाना है। ये देखिए चारों क्रोमोसोम दरमियान में आ गए, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम थे, दोनों सेंट्रोसोम ऐसे करके, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो थे और इनके दरमियान में जो स्पिंडल फाइबर लगे हुए थे, तो इन स्पिंडल फाइबर्स ने इनके साथ आके अटैच हो जाना है, ठीक है। इस तरीके से किनके साथ? क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ। ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ जाके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए और कुछ स्पिंडल फाइबर आपस में भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ छोटे छोटे रह जाते हैं, कुछ नहीं अटैच होते। तो इस तरीके से आपने बना देना है। तो ये आपने बता देना है कि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना, ये वाले ये फ्री स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये किसी के साथ अटैच नहीं हुए, ये फ्री रह गए हैं, ठीक हो गया। और ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना, ये वाले ये जो सेंट्रोसोम के साथ जो उसके साथ सेंट्रोमेयर, ये क्रोमोसोम का जो दरमियान वाला पार्ट होता है ना, उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। जो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच जाके में उनको कहेंगे अटैच्ड स्पिंडल। इस तरह आपने लेबल कर देना है, क्योंकि ये इसलिए मैं सारी लेबलिंग बता रही हूँ, सारी आपकी बुक में उन्होंने बनाई हुई है, ठीक हो गया। ये मेटाफेस हो गई। इस तरह आपने इसके नीचे लिख देना मेटाफेस। इस तरीके से आप बनाएंगे, देखें कितना अच्छा बन रहा है। मेटाफेस के बाद अब हम सेल को एनाफेस में ले जाते हैं। एनाफेस में कुछ भी नहीं है, ये सेल है, इसे थोड़ा अच्छा तरीके से गोल बना देना। आप में थोड़ा गोल नहीं सही बना, ठीक हो गया। ये एनाफेस में आपको पता है खिंचाव होता है। ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ना, धागा, इसने इसको इधर खींचना शुरू कर देना है,
और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है इसने इस क्रोमोसोम की इस बाजू को इधर खींचना शुरू कर देना है। इसी तरीके से ये वाला जो स्पिंडल फाइबर अटैच था इसने क्रोमोसोम के 2 पार्ट थे ना, ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इस वाले धागे ने इसको इधर खींचना शुरू कर देना, इसको इधर खींचना शुरू कर देना इस तरीके से। तो अब हम दिखाएंगे कि खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से सेंट्रोसोम बना लेना है, 2 सेंट्रोज राइट एंगल पे थे ऐसे करके, और ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं इनसे, ठीक। और ये क्रोमोसोम अभी तक खींचे चले जा रहे हैं। इस क्रोमोसोम ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहा है तो ये बेचारा ऐसे खींचा जा रहा है। ये वाला जो है ये इधर जाना शुरू हो गया तो ये ऐसे खींचा चला जा रहा है, ठीक। इस तरह आपने क्रोमोसोम खींचे चले जाए ऐसे करके, थोड़े वी शेप में बना देना ऐसे करके ना, वी शेप में, ठीक है। इस तरह करके हमने इनको बना देना है। ये पता लग रहा है कि जो क्रोमोसोम है ना ये खींचे चले जा रहे हैं। सही हो गया, ये एनाफेज हो गया, बस कुछ भी नहीं, बात खत्म। वो एनाफेज के बाद अब हम टीलोफेज में चलते हैं। ये देखिए अब हम टीलोफेज में आ गए इस तरीके से, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। इसमें ना क्या होगा, अब ये जब ये सारे जो हैं ये चारों क्रोमेटिड अपने ये चारों क्रोमेटिड को अब हम 4 क्रोमोसोम कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके पास अपना सेंट्रोमेयर आ गया है, ठीक है। इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है। हमने कहा था सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, तो अब वो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं रहा, अब वो क्रोमोसोम बन गया एक। तो ये चारों क्रोमोसोम इस साइड पर आ जाएंगे और ये चारों क्रोमोसोम इस साइड पर आ जाएंगे। चलिए हम दिखा देते हैं कि 4 क्रोमोसोम, ठीक है। ये 4 क्रोमोसोम इस साइड पे आ गए, ये देखिए इसी तरीके से, ठीक है। ये वाले 4 क्रोमोसोम इस साइड पे आ गए और ये वाले 4 क्रोमोसोम हम इस साइड पे ले जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। और आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियन वाला गायब हो रही थी, प्रोफेज में टीलोफेज में बनना शुरू हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियन वाला अब बना दे, हल्की हल्की बनना शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखिए हल्की हल्की बनना शुरू हो गई है, सही हो गया। उसके बाद आपको पता है ये टीलोफेज हो गया। और टीलोफेज में क्या करना है आपने, न्यूक्लियोलस भी बनाना है। न्यूक्लियोलस भी दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो जाता है, दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे वो भी बना देना है, इसका अपना सेंट्रोसोम और इसका अपना सेंट्रोसोम बना देना है। और सेंट्रोसोम से थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और दरम्यान में अभी एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए, अभी थोड़ी देर बाद अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। ये टीलोफेज होगी हमारे पास, ठीक हो गया। और टीलोफेज के बाद आपने क्या करना है, टीलोफेज ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई। कैरियोकाइनेसिस में 4 ही चीज़ आती थी। क्या 4 चीज़ आती थी, प्रोफेज, मेटा, ये देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको एनाफेज लेबल कर दें, ठीक है। ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी तो करनी है ना आपने न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड होने वाला रहता है। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये साइटोकाइनेसिस अब हम कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ये जो सारा ये सारा साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस के बाहर वाला, तो ये सारा इसको अलहदा कर देना है। तो अलहदा कर दे, जब ये अलहदा हो जाएगा तो अब जाहिर सी बात है 2 सेल बन जाएंगे। तो अब हमारे पास 2 सेल बन चुके हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में, ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ जिसके नतीजे में हमारे पास 2 सेल बन चुके हैं, ठीक। अब ये जो 2 सेल बनते हैं दोबारा, इनके अंदर दोबारा क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम थे ना वो दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो दोबारा आप उनको क्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दें, ये क्रोमेटिन, ठीक हो गया। और न्यूक्लियोलस अभी भी मौजूद है, सही। और इसका अपना सेंट्रोसोम और इसका अपना सेंट्रोसोम अभी भी मौजूद है। और उससे थोड़े से, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर थोड़ा ऐसे करके थोड़ा सा बना दें हल्के से। ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में क्या है, ये देखें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 4, 1 2 3 4। तो 2 डॉटर सेल बने, दोनों डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम है। देखें ये भी डॉटर सेल था, ये भी डॉटर सेल है, इसमें भी 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम। तो हर डॉटर सेल के अंदर उतने क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल में थे। तो ये माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था, तो ऐसा ही हुआ है। देखिए आपके सामने हमने भी किया सब कुछ जो भी किया, ठीक हो गया। तो ये माइटोसिस के फेसेस हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम अगले लेक्चर में आपको, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, स्टूडेंट्स फिर लंबा लेक्चर लेना पसंद नहीं करते, तो फिर अगर मैं ऐसे ही बोलती रहूँ तो फ़ायदा कोई नहीं रह जाएगा। तो अगले लेक्चर में आपको फिर इंशाल्लाह मैं मेयोसिस के बारे में बताती हूँ। तो मेयोसिस को हम बताएं, इसी तरीके से हम सीखेंगे कि मेयोसिस को हम कैसे मतलब बनाएंगे। जिस तरह ये मेयोसिस है, कुछ बच्चों को मेयोसिस वाली डायग्राम भी बहुत मुश्किल लगती है, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे बनानी है, ये सब कुछ कैसे बनाना है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।